हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं पाइथन से मैटप्लॉटलिब.pyplot लाइब्रेरी, जो कि हमारे क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। फर्स्ट यूनिट हमारी 30 मार्क्स की आती है एग्जाम में। आउट ऑफ 70 30 मार्क्स जो है वो एक बहुत ही बड़ा पोर्शन होता है, इसलिए सबसे पहले हमारा मेन फोकस जो है वो फर्स्ट यूनिट पर है। उसे कंप्लीट करने के बाद हम बाकी की यूनिट स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट को हमने बेसिक से स्टार्ट किया था। सबसे पहले उसमें सीरीज ऑब्जेक्ट के बारे में था कि पांडास लाइब्रेरी का सीरीज ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा, डाटा फ्रेम के बेसिक ऑपरेशंस पढ़े, देन हमने डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशन पढ़े और उसके बाद हमने डाटा विजुअलाइजेशन स्टार्ट किया था। डाटा विजुअलाइजेशन की 3 वीडियोस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहले हमने देखा कि डाटा विजुअलाइजेशन का पर्पस क्या होता है। उसके बाद कौन कौन सी टर्म्स जो है बेसिक टर्म्स हम यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लाइन चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं प्लॉट मेथड की हेल्प से, प्लॉट मेथड की हेल्प से स्कैटर चार्ट कैसे ड्रॉ होता है, स्कैटर मेथड के यूजेस हमने पढ़े। उसके बाद हमने बार ग्राफ पढ़ा। बार ग्राफ का हम सिंगल प्लॉटिंग जो है बार ग्राफ की वो पढ़ चुके थे। हर बार की अलग अलग विड्थ, अलग अलग कलर डिफाइन करना, ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट वीडियो देखी है उन्हें याद भी होगी ये स्क्रीन। हमने लास्ट क्लास में कहाँ पे स्टॉप किया था? क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट्स, यानी कि एक ही प्लॉट में, एक ही फिगर के अंदर मल्टीपल बार चार्ट्स अगर हमें प्लॉट करने हो तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो हमें आज की क्लास में पढ़ना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ साथ जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो अगर आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट आ रहा है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहली चीज तो क्रिएटिंग मल्टीपल बार चार्ट्स, यानी कि मल्टीपल बार चार्ट्स का मतलब यहाँ पे क्या होगा। जैसे अभी आप ये ऊपर एक इमेज देख पा रहे हैं, ये हमारा एक सिंगल बार ग्राफ है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये जो डायग्राम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इस पर इसके अंदर हमने एक ही ग्राफ प्लॉट किया है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल ग्राफ्स इसी के अंदर प्लॉट करने हो तो हमारे पास एक ही एक्स यूनिट पे हमें मल्टीपल बार्स प्लॉट करने होंगे। हमें पता है हमें एक्स एक्सिस पर एक यूनिट एक एक्स पॉइंट प्लॉट करने के लिए जो मिलती है विड्थ वो कितनी होती है, 1 यूनिट की विड्थ होती है। हमें फिक्स विड्थ मिलती है, हम एक्स एक्सिस पे उतनी विड्थ एक बार को एलोकेट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मान लीजिए हमें 3 ग्राफ प्लॉट करने हैं तो एक एक्स एक्सिस पे हमें 3 बार चाहिए और टोटल विड्थ हमारे पास कितनी है, 1। तो हमें उस 1 को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, अदरवाइज तो वो ओवरलैप कर जाएंगे और हमारा ग्राफ जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, हमें उसमें कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मल्टीपल बार चार्ट ड्रॉ करने से पहले ये चीज हमें पता होना बहुत जरूरी है कि जब भी हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हर एक्स पॉइंट को एक यूनिट मिलती है बार ड्रॉ करने के लिए। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करके भी दिखाया था कि हम अलग अलग यूनिट्स जब प्रोवाइड करते हैं तो आपका ग्राफ जो है कैसे ड्रॉ हुआ था। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से वो चीज करके दिखा देती हूँ। पहली बात तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर की तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार वो वीडियोस भी देखिए ताकि आपको चीजों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा अच्छे से हो। बट फिर भी जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है मैं एक बार जल्दी से आपको विड्थ का जो है वो पर्पस बता देती हूँ। जो स्टूडेंट देख चुके हैं उनके माइंड में भी ये चीज जो है वो रिमाइंड हो जाएगी ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। हम सबसे पहले हमें ऑब्वियसली ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ग्राफ के लिए हमें एरे वगैरह कुछ चाहिए। तो हम यहाँ ले लेते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दोनों लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट की जरूरत पड़ेगी और उसके साथ अगर हम एरे यूज कर रहे हैं तो हमें numpy लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। इंपोर्ट numpy एज NP, ठीक है। अब ये काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ के लिए हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज चाहिए। तो हम एक्स एक्सिस के लिए एक एरे ले लेते हैं, एरे 1। एरे 1 में मान लीजिए हम ले लेते हैं np डॉट अरेंज, हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं।
जिसके में हम वैल्यू ले लेते हैं 4। 4 का मतलब आई थिंक आप लोगों को पता होगा, इसमें कितने एलिमेंट्स जनरेट हो जाएंगे, यहाँ पे 4 एलिमेंट जनरेट हो जाएंगे, 0 1 2 और 3, क्योंकि स्टॉप की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं होती और बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे 0 1 2 3 एलिमेंट्स होंगे। मैं आपको ये प्रिंट करके भी दिखा देती हूँ एक बार। प्रिंट AR1। जिन स्टूडेंट्स को एरे की क्रिएशन नहीं आती है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये डिस्प्ले हो गया। तो एरे 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमारा एरे क्रिएट हो गया। अब इसके साथ हमें वाई एक्सिस पे कुछ प्लॉट करना है। तो वाई एक्सिस के लिए भी हम एक वाई एक्सिस के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए हम एरे ही ले लेते हैं दूसरा, np डॉट अरेंज। अरेंज की जगह हम एरे मेथड यूज कर लेते हैं, क्योंकि हम रैंडमली वैल्यूज देंगे यहाँ पे। 34 65 21 89 हमने चारों पॉइंट्स के लिए ये 4 वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर दी। अब हमारे दोनों एरे क्रिएट हो गए। अब हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम सिंपली बार मेथड यूज करेंगे, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के साथ करेंगे। तो pl डॉट फंक्शन का नाम, और इसमें हम जो हमें एक्स एक्सिस पे रखना है वो हमें पहले प्रोवाइड करना है, और जो वाई एक्सिस पे रखना है उसे हम बाद में प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपको इसे रन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया। अब मैंने आपको कल बताया था, जो हमारी थर्ड पार्ट था डाटा विजुअलाइजेशन की वीडियो का, कि टोटल जो विड्थ होती है हर एक्स पॉइंट की वो होती है 1 यूनिट, लेकिन वो जो बार प्लॉट करता है वो 0.8 यूनिट में ही प्लॉट करता है, और 0.2 यूनिट वो एम्प्टी रखता है। आप चाहें तो आप ये चीज यहाँ से नोटिस भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा 0th बार था, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ हुआ है, यानी कि टोटल इसकी यूनिट क्या थी, 0.5 -0.5 से 0.5, लेकिन इसने थोड़ा थोड़ा स्पेसेस जो है छोड़ा है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ एक्सप्लिसिटली विड्थ प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, अब विड्थ मुझे पता है, हमने पढ़ा है, क्योंकि कि डिफॉल्ट विड्थ जो होती है वो 0.8 होती है। अब अगर मैं यहाँ विड्थ 0.5 दे देती हूँ, यानी कि मैं विड्थ कम कर रही हूँ। तो अब इसे रन करके देखिए, ये देखिए हमारे ग्राफ्स की विड्थ जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। वहीं अगर मैं इसे 0.9 कर देती, 0.9 के केस में जो डिफॉल्ट विड्थ थी उससे भी ज्यादा हमारी विड्थ हो जाती है। और अगर मैं ये यूनिट 1 कर देती हूँ, अब देखिए जब मैं इसे रन करूंगी, हमारा स्पेस जो है वो डिसअपियर हो गया। ठीक है, क्योंकि जब हमने 1 यूनिट दी यहाँ पे, तो टोटल ही स्पेस 1 एलोकेट होता है, तो वो पूरे स्पेस में जो है हमारा बार ड्रॉ हो गया। अब अगर 1 से ज्यादा हम लेते हैं तो वो ओवरलैप कर जाते हैं और हमें ग्राफ्स जो है वो समझ में नहीं आते। मान लीजिए अब मैंने इसे 10 दिया और अब मैं इसे रन करूंगी, तो ये देखिए हम ग्राफ को ही नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारी विड्थ जो है वो सारी ओवरलैप कर गई है। इसलिए हम मैक्सिमम जो यूनिट दे सकते हैं वो हमारी कितनी होती है, यूनिट 1। तो अब जब हम मल्टीपल चार्ट्स ड्रॉ करेंगे, तो ये यूनिट 1 तो फिक्स रहेगा कि एक एक्स पॉइंट को एक ही यूनिट मिलेगी। लेकिन अगर हमें मल्टीपल बार्स ड्रॉ करने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें इसी 1 यूनिट को डिवाइड करना पड़ेगा। कि अगर हमें 2 ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो हम वो दोनों इस 1 यूनिट के अंडर करें, हमें 3 ग्राफ ड्रॉ करने हैं तो तीनों इस 1 यूनिट के अंडर करें। मल्टीपल बार चार्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है समझने का। मैं आपको थ्योरेटिकली ये बुक से बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको ये यहाँ से प्रैक्टिकली करके दिखा रही हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली जब भी हम कोई चीज करते हैं तो वो हमें ज्यादा आसानी से समझ आती है। ठीक है, अब मान लीजिए हमें 2 ग्राफ ड्रॉ करने हैं हमारे सेम प्लॉट के अंदर। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब हमारे पास एक्स के पॉइंट सेम होते हैं, हम तभी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स के पॉइंट्स ही अलग अलग हैं, उस केस में तो हमें सेम यूनिट की डिवीजन करने की जरूरत है नहीं, तो वहां तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, वहां आपको कोई इश्यू नहीं आता है। लेकिन जहां हमारे एक्स पॉइंट सेम है, जैसे अगर आपको याद हो एक लाइन चार्ट हमने ड्रॉ किया था, जहां पे हमने कुछ रैंडम वैल्यूज ली थी एक्स की, फिर उनकी लॉग वैल्यूज और साइन वैल्यूज को स्टोर किया था। मान लीजिए हम यहाँ भी वही काम कर लेते हैं। मैं यहाँ ले लेती हूँ np.cos AR1।
ठीक है। और एक मैं array 3 ले लेती हूँ, उसमें हम ले लेते हैं np डॉट साइन AR1। ठीक है, अब हमारे पास 3 एरे हैं, ये np होगा यहाँ पे। अब हमारे पास 3 एरे हैं। फर्स्ट एरे में जो वैल्यूज हैं, सेकंड एरे में हमने उन वैल्यूज की कोस वैल्यू स्टोर की और थर्ड एरे में हमने उन वैल्यूज की साइन वैल्यू स्टोर की है। अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है एरे 1 वर्सेस एरे 2 और एरे 1 वर्सेस एरे 3। पहले मैं बार चार्ट की जगह आपको सिंपल लाइन चार्ट ड्रॉ करके दिखाती हूँ। लाइन चार्ट के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होता है, प्लॉट फंक्शन होता है। pl डॉट प्लॉट। अब हमें x एक्सिस पे क्या रखना है, AR1 और y एक्सिस पे उसकी कोस वैल्यूज तो हम AR2 दे देंगे। कंट्रोल S हमने किया और इसे रन करके देखा। ये देखिए फिलहाल हमें एक वैल्यू दिखाई दे रही है, एक लाइन चार्ट दिखाई दे रहा है। अब अगर मुझे इसी में साइन वैल्यूज को भी डिस्प्ले करवाना है तो हम क्या देते थे, pl डॉट प्लॉट और x एक्सिस पे तो अगेन AR1 और y एक्सिस पे अब हमें साइन वैल्यू वाला एरे देना है, दैट इज AR3। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए इस ग्राफ में हमें 2 लाइंस मिली। जो ये ब्लू लाइन है वो हमारी कोस वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही है और जो ये ऑरेंज लाइन है ये हमारी साइन वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। बट दोनों ही केस में x एक्सिस हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, तो क्योंकि x एक्सिस सेम है तो इसीलिए हमने एक ही फिगर के अंदर 2 ग्राफ प्लॉट किए। अब आ जाते हैं बार ग्राफ पे। सबसे पहले तो हम सेम एक्सिस वाला बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके देखेंगे। अब यहाँ पे जब हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो फंक्शन नेम हमने क्या लिया, pl डॉट बार। अब x एक्सिस पे हमें एरे 1 रखना है और y एक्सिस पे हमें क्या प्रोवाइड करना है, एरे 2। ये डॉट नहीं आएगा, कोमा आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कलर भी दे देते हैं। कलर इज इक्वल टू हमने दे दिया रेड। अब हम इसे रन करेंगे। अगर हमें कलर ना दें तो कंट्रोल S। ओके, ये देखिए ग्राफ इस तरीके से हमारा क्यों प्लॉट हो रहा है, क्योंकि जो साइन और कॉस की वैल्यू है वो नेगेटिव पॉजिटिव का केस होता है। तो जो वैल्यूज नेगेटिव में होंगी उनका बार हमारा नेगेटिव में आ रहा है, जो पॉजिटिव में होंगी उनका बार हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ साइन और कॉस की वैल्यूज इस तरीके से लेने पे अगर प्रॉब्लम हो रही है, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम यहाँ सिंपल सीक्वेंस ले लेते हैं। कोई भी मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं 4, 8, 2 एंड 5। ठीक है, सिमिलरली साइन की वैल्यूज के लिए भी हम यहाँ कुछ अलग से ले लेते हैं। 3 हमने ले लिया, 9 हमने ले लिया, देन हम ले लेते हैं 5 एंड देन हम ले लेते हैं 8। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए अब हमारा ग्राफ आपको सही से समझ आ रहा होगा। इसके लिए हम कलर कोड दे देते हैं रेड। कलर इज इक्वल टू कलर हमने दे दिया रेड कलर। तो अब हमारा ये जो बार ग्राफ है वो किस कलर का ड्रॉ होगा, वो रेड कलर का ड्रॉ होगा, ये आप देख सकते हैं। अब मुझे इसी में साइन वैल्यूज भी देनी है। ये हमारा AR2 से जो था वो मान लीजिए ये हमारी कॉस वैल्यूज थी, ये रिप्रेजेंट हो गई। अब मुझे इसी बार ग्राफ में साइन वैल्यूज भी देनी है। तो जब मुझे इसी में साइन वैल्यूज देनी है, इन्हीं वैल्यू, ये हमारा एरे 1 तो कॉमन है क्योंकि मुझे इन्हीं की साइन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करवाना है। तो pl डॉट बार और यहाँ पे मुझे क्या देना पड़ेगा, x एक्सिस पे तो एरे 1 ही चाहिए, y एक्सिस पे क्या चाहिए, एरे 3। कलर मान लीजिए मैं दे देती हूँ, यहाँ पे हम दे देते हैं ग्रीन कलर। अब इसे सेव करके इसे रन करके देखते हैं कि क्या होगा। ये देखिए हमारे ग्राफ्स जो हैं वो ओवरलैप हो गए। अब ओवरलैप क्यों हुए, इसका रीजन आपको पता ही है, क्योंकि हमारे पास हर x यूनिट को सिर्फ एक ही विड्थ मिलती है। x यूनिट को हमें, हमारा जो AR1 था उसमें कितनी वैल्यूज थी, 4 वैल्यूज, 0, 1, 2 और 3। 0th वैल्यू को भी एक यूनिट मिली
और बाय डिफॉल्ट क्योंकि हमने यहाँ विड्थ नहीं दी, उस एक यूनिट के 0.8 पार्ट में उसने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। फिर x की वैल्यू जहाँ 1 थी उसने भी 0.8 में ड्रॉ कर लिया, जहाँ 2 थी वहां भी 0.8 में ड्रॉ हो गया और 3 के लिए भी 0.8 में ड्रॉ हो गया। तो जब pl डॉट बार AR1, AR3 को कॉल किया तो सेम उन्हीं वैल्यूज के लिए यहाँ भी तो AR1 था, तो यहाँ भी सबसे पहली वैल्यू हमें x की क्या मिली, 0 मिली। तो जहाँ ये 0 थी उसकी 0.8 में पहले से ग्राफ प्लॉटेड था, उसी के ऊपर इसने प्लॉट किया। अब AR1 पे पहले जब हमने कोस वैल्यू दी थी तो हमारा क्या प्रिंट हुआ था, 4 तक बार गया था, लेकिन सेकंड केस में वो बार कहाँ तक जा रहा है, 3 तक ही जा रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पे 3 तक आया और ये रेड कलर भी हमें ऊपर शो हो रहा है। जब AR1 की वैल्यू 1 थी तो कोस के लिए कहाँ तक प्रिंट हुआ था, 8 के लिए, लेकिन साइन के लिए वो 9 तक जा रहा है तो रेड कलर हमें कहीं दिखा ही नहीं। सिमिलरली जब AR1 की वैल्यू 2 थी तो वहां पे कोस वैल्यू तो 2 थी और साइन वैल्यू क्या थी, 5, तो उसमें भी ये ग्रीन वाला ग्राफ और ऊपर तक चला गया। सिमिलरली x की वैल्यू जहाँ 3 थी वहां भी हमारा साइन वाला जो ग्राफ है ग्रीन वाला वो ज्यादा ऊपर तक गया, तो हमें रेड कलर दिखाई नहीं दिया। तो बेसिकली हमारा ग्राफ जो है ओवरलैप हो गया, क्योंकि उसी 0.8 में हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे साइन वैल्यूज के लिए और उसी 0.8 में हमने यहाँ प्रिंट किया वैल्यूज के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें तो रेड और ग्रीन को साथ साथ कंपेयर करना है, तो हमें इनकी विड्थ को डिवाइड करना पड़ेगा, हमें दोनों ही केस में विड्थ देनी पड़ेगी। मैक्सिमम हमारे पास 1 यूनिट है, मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे 1 यूनिट थी, तो उस 1 यूनिट के अंदर ही हमें ये दोनों बार्स को प्लॉट करना है, तो यहाँ पे हमें विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इस वाले पार्ट के लिए अब 1 यूनिट में से हम कितनी भी विड्थ इसे दे सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ विड्थ दे दी 0.3। अब जब हमने इसे 0.3 विड्थ दे दी तो यानी कि जो वो 1 यूनिट थी 0 से लेके 1 में से फर्स्ट 0.3 पार्ट में हमारा कोस वाली जो वैल्यूज हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगी। अब जब हमें साइन वाली वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो हमें फर्स्ट ये 0.3 जहाँ पे ऑलरेडी कोस वैल्यूज डिस्प्ले हो चुकी हैं, हमें उसे रिप्लेस नहीं करना है, ना ही हमें उसे ओवरराइट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम साइन वाली जो वैल्यूज हैं यहाँ पे हम ऑलरेडी 0.3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इससे हमारी x की वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी कि 0.3 का उनमें वेरिएशन आ जाएगा। जैसे x की वैल्यू हमारी क्या थी, 0 थी, तो जब कोस ड्रॉ हुआ तो वो 0 के लिए हुआ, जब साइन ड्रॉ होगा तो वो 0.3 से स्टार्ट होगा और इसकी भी हम यहाँ विड्थ डिफाइन कर देंगे। जो भी हमें विड्थ देनी होगी, मान लीजिए हम इसकी भी विड्थ हम दे देते हैं 0.3। अब इस केस में क्या होगा कि पहले 0.3 पार्ट में कोस की वैल्यूज डिस्प्ले होंगी और दूसरे 0.3 पार्ट में साइन की वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले होंगी। अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो ये देखिए हमारे दोनों चार्ट्स जो हैं वो साइड बाय साइड ड्रॉ हुए, क्योंकि पहले 0.3 पार्ट में जो है वो कोस की वैल्यूज डिस्प्ले हुई और दूसरे 0.3 पार्ट में जो है वो साइन की वैल्यूज डिस्प्ले हुई। हम चाहे तो इनकी विड्थ अलग अलग भी दे सकते हैं, बट हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो विड्थ हमने पहले वाले बार ग्राफ में प्रोवाइड कर दी उसी विड्थ को हमें दूसरे वाले बार ग्राफ के एक्स एक्सिस में ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो ओवरलैप हो जाएंगी। जब हमने इसे यहाँ ऐड कर दिया तो वो ओवरलैप होने के चांसेस जो है वो खत्म हो गए। तो इस तरीके से मान लीजिए मैं यहाँ विड्थ दे देती हूँ 0.4, तो यहाँ भी मुझे कितनी विड्थ देनी पड़ेगी, 0.4। अब हम इसे रन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो रेड वाले ग्राफ्स हैं वो थोड़े से ब्रॉड हैं एज कंपेयर टू ग्रीन, क्योंकि हमने विड्थ क्या दी है, 0.4 दी है। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें एक ही सेम एक्स पॉइंट्स के लिए मल्टीपल ग्राफ्स ड्रॉ करने होते हैं तो हमें एक्स एक्सिस में वेरिएशंस करनी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप ये चीज यहाँ से सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम एक बार इसी पार्ट को बुक से देख लेते हैं कि यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है। Often in real life, you may need to plot multiple data ranges on the same bar chart, creating multiple bar। कि रियल लाइफ में हमारे सामने ऐसी कई बार सिचुएशंस आती हैं जब हमें कई सारी डाटा रेंजेस को सेम बार चार्ट में प्लॉट करना पड़ता है, अलग अलग बार्स उनके लिए क्रिएट करने पड़ते हैं। As such, PyPlot does not provide a specific function for this।
और पाइपलोट लाइब्रेरी जो है वो हमें इसके लिए कोई पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड नहीं करती है, बट you can always create one exploiting the width and color argument of bar that you have learnt above. बट हम ऐसा कर सकते हैं किसकी हेल्प से? विड्थ को एक्सप्लॉइट करके, विड्थ को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके और कलर आर्ग्यूमेंट को यूज करके, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, मैंने आपको प्रैक्टिकली पहले इसीलिए करके दिखाया ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो सके, क्योंकि जब ये थ्योरी पढ़ते हैं तो कई बार हमें चीजें जो है समझ नहीं आती, सब ऊपर से जाने लगता है। बट अब क्योंकि हमने प्रैक्टिकली पहले कर लिया है तो इट मे बी कि आप इनको आपस में रिजेंबल कर पाए। डिसाइड नंबर ऑफ एक्स पॉइंट। सबसे पहले हमें एक्स पॉइंट के नंबर्स डिसाइड करने हैं कि हमारे पास कितने एक्स पॉइंट हैं। फर्स्टली यू नीड टू डिटरमाइन हाउ मेनी एक्स पॉइंट्स यू विल नीड, कि हमें कितने एक्स पॉइंट्स की जरूरत है, एक्स एक्सिस पे हमारे कितने पॉइंट्स प्लॉट होने वाले हैं। फॉर दिस कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रेंज बीइंग प्लॉटेड, और उसके लिए हम जितनी जो रेंज हमें प्लॉट करनी है ग्राफ पे, उसे उसके नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितनी एंट्रीज हमारे पास हैं। से यू आर प्लॉटिंग टू सीक्वेंसेस ए एंड बी। मान लीजिए हम एक ही बार ग्राफ पे दो सीक्वेंसेस प्लॉट कर रहे हैं, ए और बी। यहाँ पे ए और बी क्या है जो हमें वाई एक्सिस पे रखनी है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। सो लेंथ ऑफ सीक्वेंसेस ए और बी बीइंग प्लॉटेड will determine the number of x point in our case. तो हमारे केस में अब हमें पता है जितने पॉइंट्स x एक्सिस वाली रेंज में होते हैं उतने ही y एक्सिस वाली रेंज में होते हैं। अब अगर हमें a और b को प्लॉट करना है, दोनों को सेम बार ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो जितने a और b में पॉइंट होंगे उतने ही पॉइंट हमें हमारे x एक्सिस पे चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें ये पता है कि हमें हमारे पास एक सीक्वेंस ए है और एक सीक्वेंस बी है, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है, तो हमें इनके लिए कितने एक्स पॉइंट चाहिए जितने इनमें पॉइंट्स हैं। यू कैन क्रिएट अ सीक्वेंस विद दिस लेंथ ऑफ ए और बी यूजिंग रेंज और numpy डॉट अरेंज फंक्शन। और हम इतने एलिमेंट्स को कैसे जनरेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अरेंज फंक्शन। हमने अभी अभी देखा भी है, और अरेंज फंक्शन या फिर रेंज फंक्शन जो है वो बिल्कुल सिमिलर वर्क करते हैं। ये हमारे बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करता है, बट हम अपनी कोई भी रेंज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बोला ही कि अगर आपको numpy की एरे क्रिएशन जो है वो डिटेल में देखनी हो तो आप numpy लाइब्रेरी वाला जो पार्ट है वो स्टडी कर सकते हैं। Do note that both sequences A and B must have similar shape। और हमें ये भी चीज जो है ध्यान रखनी है कि दोनों की, A की भी और B की भी शेप जो है वो कैसी होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। दोनों की लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, ठीक है। अभी तक हमने चाहे प्लॉट फंक्शन पढ़ा, स्कैटर फंक्शन पढ़ा, बार फंक्शन पढ़ा, हर एक में ये तो हमारे पास होता ही है कि हम जिन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं, जितनी भी सीक्वेंसेस, उन सारी सीक्वेंसेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। डिसाइड द थिकनेस ऑफ ईच बार एंड अकॉर्डिंगली एडजस्ट एक्स पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये चीज मैंने अभी आपको बताई थी। सबसे पहले तो हमें क्या डिसाइड करना है? हमें अपने बार की थिकनेस डिसाइड करनी है। अब उसी थिकनेस के अकॉर्डिंग हमें अपने अगले प्लॉट में एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को एडजस्ट करना है। सो इफ यू वांट टू प्लॉट 2 बार्स पर एक्स पॉइंट, मान लीजिए हमें एक एक्स पॉइंट में 2 बार्स को ड्रॉ करना है, देन केयरफुली थिंक ऑफ थिकनेस ऑफ ईच बार। तो हमें हर बार की थिकनेस को जो है बहुत ध्यान से नोटिस करना होगा। से यू वांट द थिकनेस ऑफ ईच बार एज 0.3। मान लीजिए हमें दोनों बार्स की थिकनेस क्या चाहिए? 0.3 चाहिए, क्योंकि दोनों बार की थिकनेस का सम जो है वो 1 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। ये बात हमें अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। तो 0.3 के केस में अगर दोनों की विड्थ 0.3 है तो 0.6 में हमारे दोनों बार्स ड्रॉ हो जाएंगे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन फर्स्ट रेंज कीप इट एज x, and for the second data range make the x point as x plus 0.3।
0.3। तो ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। अभी प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बताया था कि हमें पहले वाले ग्राफ में बार की जो विड्थ ली है, हमें दूसरे वाले में उसी वैल्यू से x को एडजस्ट करना है ताकि वैल्यूज आपस में ओवरलैप ना करें। ठीक है। Give different color to different data ranges using color argument of the bar function। हम bar function में color argument यूज करके bars को कलर दे सकते हैं। तो हम दोनों सीक्वेंसेस को, जैसे कि हमारे पास अब यहाँ दो सीक्वेंस प्लॉट करनी थी ए और बी, तो दोनों को अलग अलग कलर दे देंगे विद द हेल्प ऑफ कलर आर्ग्यूमेंट। The width argument remain the same for all ranges being plotted। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें जितनी भी विड्थ, जो हमें जितनी भी बार्स जो है प्लॉट करने हैं, जितनी भी रेंजेस प्लॉट करनी है, सबके लिए विड्थ आर्ग्यूमेंट जो है वो सेम होना चाहिए। हमने देखा भी था जब हमने फर्स्ट में विड्थ 4 ले ली थी। यहाँ पे देखिए, जब हमने ये फर्स्ट बार की विड्थ 0.4 ले ली थी और सेकंड की 0.3 ले ली थी, तो यहाँ पे ये बीच में गैप आ रहा था। लेकिन अगर हम दोनों की सेम लेते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ भी 4 ले लेती हूँ, तो इस केस में जब हम इसे रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये जो गैप है वो फिनिश हो गया। तो बेसिकली हम जितने भी बार्स ड्रॉ करते हैं, सब में विड्थ जो है वो सेम रखते हैं इसी रीजन की वजह से। प्लॉट यूजिंग बार फंक्शन फॉर ईच रेंज सेपरेटली, और उसके बाद हर रेंज के लिए हमें बार फंक्शन जो है वो सेपरेटली लिखना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास दो सीक्वेंसेस हैं, तो हमारी फर्स्ट वाला जो बार फंक्शन होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, बार x, a, और दूसरे वाला बार x, b। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन थे, तो हमने 2 टाइम्स बार फंक्शन को कॉल किया था। सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास a और b दो सीक्वेंसेस हैं, तो हमें 2 बार कॉल करना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास 2 से ज्यादा सीक्वेंसेस भी हैं, तो जितनी हमारे पास सीक्वेंसेस हैं, हमें उतनी बार जो है बार फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। You will be using to plot different bars on the same plot। जब भी हम different बार को same plot पे जो है ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो हमें करना पड़ेगा ये। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जो हमने ऊपर वैल्यूज ली थी उन्हीं की हेल्प से दिया है। यहाँ पे हमने 2 सीरीज ले ली। फर्स्ट है हमारी, फर्स्ट एक हमने लिस्ट ली जिसमें वैल्यूज हैं 2, 4, 6, 8। बी भी हमने एक लिस्ट ले ली जिसमें हमने वैल्यूज क्या ले ली, 2.8, 3.5, 6.5 एंड 7.7। अब हमें इन दोनों को बार फंक्शन की हेल्प से सेम प्लॉट पे ड्रॉ करना है। डिसाइडिंग एक्स पॉइंट एंड थिकनेस, सबसे पहले हमें क्या डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे एक्स पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, और दूसरा उनकी थिकनेस जो है वो क्या होगी। ठीक है। अब यहाँ इन सीक्वेंसेस की लेंथ कितनी है, 4, तो हमारे पास एक्स पॉइंट्स भी कितने होंगे, 4 होंगे। Say we want the thickness of each bar as 0.3, और हमने width कितनी ले ली यहाँ पे, 0.35। Then for the first range x point will be x, and for the second range हमारे x points क्या हो जाएंगे, x plus 0.35, and for the second range the x will shift by the first bar thickness। कि सेकंड वाली जो रेंज होगी उसमें जो एक्स पॉइंट है वो पहले वाले बार की थिकनेस से शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ उनकी थिकनेस क्या हो जाएगी, x plus 0.35। If there were 3 bars, then x point would have been x। उसके अगर मान लीजिए यहाँ तो ये 2 ही थी, अगर हमारे पास 3 बार हमें ड्रॉ करने होते तो उस केस में क्या होता, पहले वाली रेंज में तो हमारे x पॉइंट x ही रहते, दूसरे वाली रेंज में क्या हो जाते, x पॉइंट 0.35, क्योंकि हमें पहले वाले बार की थिकनेस को x में ऐड करना पड़ेगा ताकि ओवरलैप ना करें। ये तो हो गई हमारी दूसरे वाले की, यानी कि x प्लस थिकनेस ऑफ 1 बार ऑन इट्स लेफ्ट। बट जब हम थर्ड रेंज जो है वो लिखेंगे, तो उस केस में हमें x की वैल्यू कितने से एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब थर्ड वाली जब हम रेंज प्लॉट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है और यहाँ पे ये 3 डाटा पॉइंट है। फर्स्ट ये प्लॉट हुआ, ठीक है, इसकी विड्थ थी 0.35। तो दूसरा पॉइंट जब ये प्लॉट हुआ तो इसमें हमने x की वैल्यू में क्या ऐड किया, 0.35, क्योंकि ताकि ये आपस में ओवरलैप ना करे। बट जब हमें यहाँ थर्ड एक और बार ड्रॉ करना है तो उसमें हमें x की वैल्यू में कितना चेंज करना पड़ेगा, 0.35 इसकी विड्थ थी, 0.35 इसकी विड्थ थी, तो ये दोनों मिला के कितनी होगी, 0.7। तो यहाँ पे जो ये थर्ड वाला बार ड्रॉ करेंगे इसमें हमें x की वैल्यू में 0.7 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये देखिए, एंड x plus 7 0, that is x plus
थिकनेस ऑफ 2 बार ऑन इट्स लेफ्ट, कि जितने भी बार हमारे लेफ्ट में होंगे हमें उन सब की थिकनेस जो है ऐड करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो है हम विड्थ को ध्यान में रखते हैं। डिसाइडिंग कलर्स, अब इसके बाद कलर डिसाइड कर लेंगे। यहाँ 2 सीक्वेंसेस थे तो उन्होंने एक के लिए रेड कलर ले लिया और दूसरे के लिए क्या ले लिया, ब्लू कलर ले लिया। अब अपने मर्जी से कोई भी कलर ले सकते हैं। द विड्थ आर्ग्यूमेंट विल टेक वैल्यू एज 0.35 इन दिस केस, और यहाँ पे हर बार में हम विड्थ क्या लेंगे, 0.35 लेंगे। प्लॉट यूजिंग मल्टीपल बार फंक्शन, और इसके बाद अलग अलग बार फंक्शंस जो है वो यूज करके हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। एज देयर आर 2 रेंजेस टू बी प्लॉटेड, वी शैल नीड टू यूज 2 बार फंक्शंस, वन फॉर प्लॉटिंग x वर्सेस a एंड सेकंड फॉर प्लॉटिंग x प्लस विड्थ वर्सेस b। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 सीक्वेंसेस हैं तो हमें x वर्सेस a और x वर्सेस b प्लॉट करना था। तो हमारा पहला ग्राफ तो हो जाएगा x वर्सेस a का, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे में हम x नहीं लेंगे, x प्लस विड्थ ऑफ द फर्स्ट बार वर्सेस b हम जो है वो प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम तो क्या होता है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने का। तो हमने दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। मैटप्लॉटलिब.pyplot हम ग्राफ्स को ड्रॉ करने के लिए इंपोर्ट करते हैं, और numpy एरे क्रिएशन के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और भी बताऊंगी कि यहाँ हमें numpy की ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है, क्यों हमें एरे की जरूरत है, हम लिस्ट या फिर कुछ और नहीं ले सकते। जबकि हमने देखा कि y एक्सिस के लिए जो ये a और b सीक्वेंस है, यहाँ पे तो हमने लिस्ट ले ली, फिर a के केस में, ये x की वैल्यू के केस में हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, ये सारी चीजें मैं अभी आपको करके बताऊंगी। ठीक है, अब हमने दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया, फिर हमने दोनों सीक्वेंसेस ले ली जो हमें प्लॉट करनी थी। ये हमारी a वाली सीक्वेंस है और ये सेकंड जो है ये हमारी b वाली सीक्वेंस है। अब इन सीक्वेंसेस में हमारे जितने एलिमेंट्स थे उतने ही हमें एक्स पॉइंट्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ एक्स एक्सिस के लिए उन्होंने क्या किया, एरे क्रिएट किया np.arrange, और उसमें इन्होंने लेंथ, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या दे दिया, लेंथ ऑफ a की लेंथ कितनी थी, 4। तो यानी कि बेसिकली यहाँ पे आर्गुमेंट उन्होंने क्या पास किया, 4। ठीक है, जब यहाँ पे 4 दिया तो यानी कि x में 4 एलिमेंट्स जनरेट हो जाएंगे। स्टार्ट की वैल्यू नहीं दी है इसलिए 0 से स्टार्ट होगा और स्टॉप इंक्लूड नहीं होता, तो 4 है तो यानी कि 0 से 3 तक एलिमेंट्स जो है जनरेट हो जाएंगे, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसके बाद a और b दोनों सीक्वेंसेस के लिए बार फंक्शन को कॉल कर दिया। पहला किया plt.bar x, a, उसके लिए कलर रेड डिसाइड कर दिया और विड्थ क्या है हमारी 0.3। इस वाले केस में विड्थ प्रोवाइड करना जो है वो कंपल्सरी है। कलर तो अगर हम नहीं भी देंगे तो पाइथन जो है अपने आप से डिफॉल्ट दोनों को एक एक अलग अलग कलर एलोकेट कर देगा, तो कलर नेसेसिटी नहीं है, लेकिन विड्थ जो है वो प्रोवाइड करनी जरूरी है, अदरवाइज हमारे बार्स जो है वो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, सेकंड हमने क्या किया, plt.bar। अब इस बार x में हमने पहले वाले बार की विड्थ को ऐड किया, डेट इज x प्लस 0.35। उसके बाद b पे हमने दिया y एक्सिस के लिए हमने दी b वाली सीक्वेंस, उसे कलर हमने ब्लू एलोकेट किया और विड्थ हमने 0.35 रखी। फिर इसके बाद हमने उसे शो करवा दिया plt.show कमांड की हेल्प से। हम एनाकोंडा में शो फंक्शन यूज नहीं करते, डायरेक्टली हमारा ग्राफ जो है वो प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज सबको समझ आ गई होगी, ये मैंने आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाया है। अब इसके साथ इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, मे बी अभी जब आप देख रहे होगे आपको लग रहा होगा कि आपको समझ आ गया। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा बहुत डाउट भी होगा, तो आप इसे एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करके देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। पहला तो जो मैंने अभी आपको यहाँ क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे हम एरे ही क्यों लेते हैं, हम कोई लिस्ट क्यों नहीं ले लेते। अगर हमें ये पता है कि यहाँ पे 4 ही वैल्यूज चाहिए तो हम सिंपली एक लिस्ट ले सकते हैं, बट हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, तो पहले मैं आपको ये यहाँ पे करके ही बता देती हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ एरे की जगह, और इनके भी मैं नाम चेंज कर देती हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। मान लीजिए ये साइन है और ये हमने ले लिया कोस, और ये सेकंड वाला एरे जो है ये हमारा कॉस के नाम से सेव कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे भी हम ये वैल्यूज जो है चेंज कर देते हैं, साइन और कॉस ही लिख देते हैं यहाँ, साइन और ये हमारा है कॉस।
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एरे 1 हमने लिया था, मान लीजिए हम इसे एरे ना लेकर कोई लिस्ट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे ये लिस्ट ले लेती हूँ 1 2 3 4। हमारे y वाली दोनों सीक्वेंसेस में 4 एलिमेंट्स थे, तो हमें x के लिए भी 4 एलिमेंट चाहिए, तो हमने एक लिस्ट ले ली जिसमें हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ तो क्या होगा, तो ये देखिए हमें एरर मिला और साथ ही साथ हमारा ग्राफ भी जो है वो सक्सेसफुली ड्रॉ नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पे आप एरर पढ़िए, ये कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट फ्लोट टू लिस्ट। हम एक लिस्ट में सिर्फ दूसरी लिस्ट को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, किसी फ्लोट को हम कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। क्यों? अब ये देखिए, ये जो हमने एरे 1 में लिया, जो हमारा एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो रहा है, ठीक है, ये हमने क्या लिया है, एक लिस्ट, और यहाँ हमने लिस्ट में 0.4 को ऐड किया है। यहाँ तक तो हमारा सारा काम ठीक था, ये वाला जब हमने ग्राफ प्लॉट किया इजीली प्लॉट हो गया। बट जब ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने लगी तो इस स्टेटमेंट में उन्हें यहाँ पे क्या मिला, AR1 प्लस 0.4, जबकि AR1 जो है वो तो एक लिस्ट है और लिस्ट में जो है एक फ्लोट वैल्यू ऐड नहीं की जा सकती, तो इसलिए यहाँ पे हमें एरर मिला और ये वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई, तो ये सेकंड वाला बार हमारा ड्रॉ नहीं हुआ। यहाँ पे हमारे पास एरे की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि जो एरे होते हैं वो वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और एरे में जब हम कुछ भी ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो वैल्यू एरे के हर एलिमेंट में ऐड हो जाएगी। और यहाँ हमारी रिक्वायरमेंट यही होती है कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के सारे डाटा पॉइंट में ये वैल्यू ऐड हो जाए, ठीक है। क्योंकि अब एक्स एक्सिस के 4 पॉइंट थे तो हमें चारों को 0.4 से शिफ्ट करना था, तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस पे हमें एक एरे चाहिए ताकि एरे में वेक्टराइज्ड ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो सके। इसीलिए एक्स एक्सिस के लिए हम जो भी सीक्वेंस लेंगे उसका एरे होना जो है वो कंपल्सरी है। या फिर हम कोई ऐसा ऑपरेशन ले सकते, कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर ले सकते हैं जिसपे कि वेक्टराइज्ड ऑपरेशन हो सकता है। जैसे कि अगर हम यहाँ सीरीज लें तो सीरीज भी हमारी वेक्टराइज्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करती हैं, तो वो हम यहाँ ले सकते हैं। बट हम यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप वैल्यू ऐड नहीं कर सकते अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लिस्ट का है। अब इसलिए यहाँ पे जो है वो लिस्ट हम नहीं ले सकते। तो ये चीज आपको अपने माइंड में क्लियर रखनी है, और इसीलिए हमें एक्स एक्सिस के लिए हमेशा एरे क्रिएट करने की जरूरत है। तो आई होप ये पॉइंट जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम इसे एरे बना देते हैं। एरे क्रिएशन के लिए हमारे पास एरे फंक्शन भी होता है, तो हम वो फंक्शन यूज कर लेते हैं। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमारा जो है परफेक्टली वर्क कर जाएगा। ये देखिए, क्योंकि अब जो है ये AR1 एरे बन गया और एरे में हम इजीली 0.4 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक्स एक्सिस पे हम जो प्लॉट कर रहे हैं उसका एरे होना या फिर कुछ ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होना जरूरी है जो कि वेक्टराइज्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करता हो, वरना तो हमारा पर्पस जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब एक चीज और जो आपको यहाँ पे देखनी है वो ये कि अगर आपके एक्स वाले पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, मान लीजिए एक तो ये एरे था और दूसरा आपको चाहिए AR2 मान लीजिए मैं यहाँ ले लेती हूँ कोई भी एक और एरे, या लिस्ट भी आप ले सकते हैं इस केस में। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 8 9 7 और 6, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मान लीजिए मुझे प्लॉट करना है AR1 वर्सेस साइन एंड AR2 वर्सेस कोस। तो यहाँ पे जब मैं AR2 लूंगी तो क्या मुझे ये 0.4 ऐड करने की जरूरत है या नहीं? अब आप लोग देखिए, जो हमारा फर्स्ट वाला एक्स पॉइंट्स है वो कौन कौन से एक्स पॉइंट्स है, 1 2 3 एंड 4। सेकेंड वाले में हमारे एक्स पॉइंट्स क्या क्या है, 8 9 7 एंड 6। क्या कहीं पे भी डाटा पॉइंट्स मैच कर रहे हैं? डाटा पॉइंट्स जब मैच ही नहीं कर रहे तो यानी कि वो ओवरलैप भी नहीं हो रहे, और जब वो ओवरलैप नहीं हो रहे तो हमें विड्थ की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सब जो है वो अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेजेंट हो रहे हैं। तो अब जब मैं इसे रन करूंगी
तो ये देखिए, ये हमारे जो है सारे अलग अलग डिस्प्ले हुए हैं, क्योंकि सारे डाटा पॉइंट जो हैं वो अलग अलग हैं। तो इस केस में हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपस में ओवरलैप होंगे या क्या। वो प्रॉब्लम हमें सिर्फ तब आती है जब हमारे एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर रहे हों। उसी केस में हमें विड्थ डिफाइन करने की जरूरत होती है। तो आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे कि हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या कहता है। Following example also create a multi-bar chart plotting three different data ranges। तो अभी हमने जो देखा ये उसी के लिए उन्होंने हमें एक और एग्जाम्पल दिया है ताकि हमारे माइंड में चीजें जो हैं और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएं। लेकिन बुक में इन्होंने ऐसी वेरिएशंस नहीं दी हैं जहां पे आप एक्स एक्सिस पे एरे की जगह कुछ और ले सको या फिर एक्स एक्सिस के डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग हो। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज प्रैक्टिकली करके दिखाई कि एक्स एक्सिस पे हमें जो भी रेंज हम लेंगे, जो भी सीक्वेंस हम लेंगे, उसका एरे या फिर कोई ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होना जरूरी होता है जिसपे कि वेक्टराइज्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। और दूसरी चीज, जहां हमारे बार ग्राफ्स में एक्स के डाटा पॉइंट्स अलग अलग हैं, वहां हमें ओवरलैपिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वहां हमें विड्थ एडजस्ट करने की भी जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो चलिए एक बार ये एग्जांपल भी देख लेते हैं। val is a list having 3 list inside it। तो val जो एक वेरिएबल है वो नेस्टेड लिस्ट है जिसमें एक लिस्ट के अंदर 3 लिस्ट हमें दी हुई है। It contains summarized data of 3 different trials conducted by company। एक कंपनी ने जो है वो 3 अलग अलग ट्रायल्स किए थे और हर ट्रायल का जो डाटा है वो यहाँ स्टोर किया गया है। Create a bar chart that plots these 3 sublists of val in a single chart। Keep the width of each bar as 0.25। ठीक है, तो यहाँ आपको एक बार चार्ट ड्रॉ करना है इन तीनों सबलिस्ट के लिए, सिंगल चार्ट ड्रॉ करना है। ठीक है, और हर बार की विड्थ क्या होनी चाहिए, 0.25 होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे बार चार्ट का पर्पस क्या होगा कि वो ये कंपेयर करना चाह रहे हैं कि जो उन्होंने 3 ट्रायल किए, हर ट्रायल में जो है, जैसे मान लीजिए एक कंपनी में अब यहाँ पे ये कितनी वैल्यूज हैं, 4 वैल्यूज हैं, यानी कि एक कंपनी जो है वो कोई भी 4 एक्शन परफॉर्म कर रही होगी। तो फर्स्ट ट्रायल में चारों एक्शंस की ये वैल्यू आई, सेकंड ट्रायल में चारों एक्शंस के लिए ये वैल्यू आई और थर्ड ट्रायल में चारों एक्शंस के लिए ये वाली वैल्यूज आई। ठीक है, तो अब कंपेयर करना है कि एक ही एक्शन की वैल्यू हर ट्रायल में कितने कितने पॉइंट से जो है वो डिफर कर रही थी। तो उसके लिए हमारे लिए ये चार्ट जो है वो बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, numpy लाइब्रेरी एरे क्रिएट करने के लिए और matplotlib.pyplot लाइब्रेरी ग्राफ क्रिएट करने के लिए। अब हमने val एक लिस्ट ले ली और उस लिस्ट के अंदर हमने 3 लिस्ट और बनाई। उसमें हमने डाटा पॉइंट अपनी मर्जी से ले लिए क्योंकि यहाँ उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था। तो सिर्फ इतना बताया था कि एक लिस्ट के अंदर हमें 3 लिस्ट और लेनी है, उन 3 लिस्ट में हम जो भी डाटा पॉइंट्स लेना चाहें। तो ये फर्स्ट लिस्ट में भी हमने 4 डाटा पॉइंट्स ले लिए, सेकंड में भी और थर्ड में भी। ठीक है, अब इसके बाद हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये तो हमारी वाई एक्सिस पे प्लॉट होंगे क्योंकि जब हमें बार फंक्शन चाहिए तो ये तीनों वैल्यूज तो हमारे बार रिप्रेजेंट करेंगी। अब हमें एक्स के डाटा पॉइंट्स क्रिएट करने हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा हर ट्रायल में कितनी एंट्रीज हैं, 4 एंट्रीज, यानी कि हमें कितने डाटा पॉइंट्स चाहिए, 4 डाटा पॉइंट्स चाहिए। तो हमने एक्स एक्सिस एक एरे क्रिएट किया एक्स एक्सिस के लिए और उसमें कितनी वैल्यूज जनरेट की, 4 वैल्यूज। तो यहाँ भी हमने सिंपली np.arrange 4 कर दिया, तो 0, 1, 2 और 3 4 वैल्यूज जो है वो जनरेट हो गई। अब यहाँ पे हमें 3 बार प्लॉट करने हैं। ठीक है, तो 3 करने हैं तो हमें उनकी विड्थ ऐसी चाहिए जो कि मतलब 1 को एक्सीड ना करे। उन्होंने हमें गिवन ही है हमारे पास कि हर एक की विड्थ जो है वो 0.25 होनी चाहिए और अगर तीनों की विड्थ 0.25 है तो वो 0.75 आ रहा है, 1 को एक्सीड नहीं कर रहा, तो हमारा एरे जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। तो पहला हमने बार फंक्शन दिया। आप यहाँ पे x प्लस 0.0 लिखो या फिर सिंपली x लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली कॉल कर देते हैं x कोमा जो भी हमें y एक्सिस पे चाहिए। अब y एक्सिस पे क्या चाहिए हमें, val वेरिएबल का जो 0th एलिमेंट है, क्योंकि ये नेस्टेड लिस्ट है तो ये फर्स्ट लिस्ट 0th एलिमेंट है, सेकंड लिस्ट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है और ये थर्ड लिस्ट जो है वो हमारा थर्ड एलिमेंट है। ठीक है, अब इसके बाद
हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वैल ऑफ जीरो, की वैल वेरिएबल के 0th इंडेक्स पे जो लिस्ट है वो हमारी प्रिंट हो जाए। उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू, और बार्स की विड्थ क्या हो जाएगी, 0.25। अब जब हम सेकंड ट्रायल को प्लॉट करेंगे तो सेकंड ट्रायल को प्लॉट करने के लिए एक्स एक्सिस की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, x प्लस 0.25, क्योंकि 0.25 में ऑलरेडी बार प्रिंट हो चुका है तो इसलिए हमने x की वैल्यू में 0.25 को ऐड किया। ठीक है, उसके बाद y एक्सिस पे हमें सेकंड ट्रायल की वैल्यूज चाहिए। सेकंड ट्रायल हमारा वैल वेरिएबल के फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर है तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, वैल 1। ठीक है, अब थर्ड ट्रायल जो है, अब इसके बाद इस ट्रायल का कलर हमने यहाँ ग्रीन ले लिया और इसकी भी विड्थ हमने क्या ली, 0.25 ली। ठीक है, अब इसके बाद जब हमें थर्ड ट्रायल प्लॉट करना है तो जब हम थर्ड ट्रायल के लिए बार फंक्शन लिखेंगे तो x की वैल्यू में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, इस वाले बार से पहले 2 बार ऑलरेडी प्लॉट हो चुके हैं और दोनों की विड्थ क्या थी, 0.25 यानी कि 0.5 में ऑलरेडी बार प्रिंट हो चुके हैं तो इस एक्स एक्सिस में क्या ऐड करना पड़ेगा, 0.5। इसके बाद y एक्सिस पे थर्ड ट्रायल की वैल्यूज जो कि वैल वेरिएबल के सेकंड इंडेक्स पे स्टोर है, इसको कलर दे दिया रेड और इसकी भी विड्थ क्या ले ली, 0.25। ठीक है, इसके बाद शो फंक्शन कॉल कर दिया। एनाकोंडा में आपको शो फंक्शन भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, बट जब भी आप एग्जाम में कोड लिखें तो आपको ये फंक्शन यूज करना चाहिए। इसके बाद जब ये रन हुआ तो ये देखिए इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो गया। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया होगा। इसका यूज क्या होता है ये भी आई थिंक इस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि यहाँ एक ही कंपनी के 3 ट्रायल हैं, उसे उन तीनों ट्रायल्स को आपस में कंपेयर करना है तो उसे एक्स वैल्यूज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे सिर्फ वाई वैल्यूज से फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये सब होता है। अब मान लीजिए एक अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो अभी फाइनल एग्जाम जो आया उसमें हमने फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स को पिक कर लिया, जिस स्टूडेंट की रैंक फर्स्ट है, जिस स्टूडेंट की रैंक सेकंड है, थर्ड रैंक है, फोर्थ रैंक है, फिफ्थ रैंक है। ठीक है, उन 5 स्टूडेंट्स के पूरे साल में मान लीजिए हमारे 4 बार एग्जाम कंडक्ट हुए, तो हर स्टूडेंट के चारों बार एग्जाम्स में कितने कितने मार्क्स आए हैं, अगर आपको उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप कैसे करोगे। चलिए मैं आपको एक बार ये करके भी दिखाती हूँ। इसकी बजाय हम एक नई फाइल ले लेते हैं, यहाँ से हमने ये न्यू फाइल ले ली, इसमें हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो सबसे पहले लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट, ठीक है, एसपीएल। अब numpy यूज करनी है तो इंपोर्ट हम उसे भी कर लेते हैं, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई। अब मान लीजिए हमारे पास जो स्टूडेंट है, हमें एक्स एक्सिस पे तो स्टूडेंट रखने हैं, हमने फर्स्ट 4 स्टूडेंट्स को पिक किया या मान लीजिए फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स को हमने पिक किया। अब मैंने आपको बताया है एक्स एक्सिस पे हमें हमेशा क्या लेना पड़ेगा, एरे लेना पड़ेगा। तो np डॉट एरे। अब यहाँ एरे में हम वैल्यूज क्या ले लेते हैं, हमें फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट लिया, सेकंड रैंक वाला स्टूडेंट लिया, थर्ड रैंक वाला, फोर्थ रैंक वाला और फिफ्थ रैंक वाला। ठीक है, हमने 5 स्टूडेंट्स लिए। इस फाइल को सेव कर लेते हैं क्योंकि जितनी टाइपिंग करेंगे साथ साथ हम सेव करते जाते हैं। अब हमने 5 स्टूडेंट ले लिए, हमें उन 5 स्टूडेंट्स की हमारा जो मिड टर्म, मान लीजिए चलो 4 एग्जाम्स हम यूनिट टेस्ट को छोड़ देते हैं, हम मिड टर्म और फाइनल टर्म को ही लेते हैं। हमने उनके मिड टर्म और फाइनल टर्म वाले एग्जाम्स को क्या करना है, कंपेयर करना है कि इन स्टूडेंट्स के मिड टर्म में कम थे या फाइनल टर्म में कम है, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है, जो हमने ये रैंक एलोकेट की है वो दोनों का मिला के की है। बट अब हम अगर इंडिविजुअली देखना चाहते हैं तो पहले हम इनके मार्क्स स्टोर करवा लेते हैं। मिड टर्म के लिए एक लिस्ट ले लेते हैं। अब 5 स्टूडेंट है तो 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। तो ये हमने ले लिए फर्स्ट स्टूडेंट के, फिर हमने ले लिए सेकंड स्टूडेंट, देन थर्ड स्टूडेंट, देन हमने ले लिए फोर्थ स्टूडेंट एंड देन हमने ले लिए फिफ्थ स्टूडेंट के। ठीक है, जिसकी 5th रैंक आई। अब हमने ली फाइनल की लिस्ट कि फाइनल में जो है वो कितने मार्क्स है। मान लीजिए फाइनल में फर्स्ट रैंक वाले के आए 99, सेकंड रैंक वाले को मिले हैं 92, ठीक है, थर्ड रैंक वाले को मिले हैं 81, फोर्थ रैंक वाले को मान लीजिए मिले हैं 75 और फिफ्थ रैंक वाले को मिले हैं
60 मार्क्स। ठीक है, अब जब ये हमने लिस्ट ले ली तो हमने क्या करना है, हमें मार्क्स की फ्लक्चुएशन चेक करनी है कि कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसने मिड टर्म से फाइनल में इंप्रूव की है और कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसने मिड टर्म से जो है फाइनल में और ज्यादा वो डिक्रीज हो गए हैं उसके मार्क्स। अब हमें इनके लिए बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, PL डॉट बार। अब यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस चाहिए, तो एक्स एक्सिस के हमने एरे में स्टोर कर रखे हैं। वाई एक्सिस पे पहले हम मिड टर्म के मार्क्स रखते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कलर दे देंगे, कोई भी कलर, मान लीजिए हमने दे दिया ब्लू, और विड्थ हम दे देते हैं 0.4 या फिर 0.25 ही दे देते हैं। विड्थ इज इक्वल टू 0.25। ठीक है, अब इसी तरीके से फाइनल वाले मार्क्स को भी प्लॉट करना है सभी स्टूडेंट के, तो PL डॉट बार। अब हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, वही रैंक वाले स्टूडेंट है लेकिन 0.25 में ऑलरेडी हम मिड टर्म के मार्क्स को प्लॉट कर चुके हैं, तो यहाँ हम इसमें 0.25 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद वाई एक्सिस पे हमें क्या प्लॉट करना है, फाइनल वाले मार्क्स, तो हमने यहाँ फाइनल ले लिया। अब इसके लिए कलर दे देते हैं, कलर मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे येलो दे देते हैं। ठीक है, और इसकी भी विड्थ हम क्या दे देंगे, 2.5। अब हम इसे रन कर लेते हैं और ये देखिए ये जो है हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। अब यहाँ पे आप मैच कर सकते हैं, ये देखिए जो फर्स्ट रैंक वाला स्टूडेंट था उसके दोनों ही मिड टर्म और फाइनल में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, बल्कि उसने फाइनल में 1 मार्क्स इंप्रूव ही किया है, तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मिडल में 98 थे, सेकंड में 99 है फाइनल में। ठीक है, अब जो सेकंड स्टूडेंट है उसके मिड टर्म में 89 थे, सेकंड में 92 है, तो इसका ग्राफ भी यहाँ पे बढ़ा हुआ है। जो थर्ड रैंक वाला स्टूडेंट है उसके मिड टर्म में 88 थे बट फाइनल टर्म में 81 हो गए, तो उसका सेकंड वाला ग्राफ नीचे है, यानी कि इसने इंप्रूव नहीं किया बल्कि ये और ज्यादा लो हो गया। फोर्थ रैंक वाला स्टूडेंट भी लो हुआ है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मिड टर्म में 91 थे और फाइनल में 75 थे। ठीक है, जो फिफ्थ रैंक वाला स्टूडेंट है उसके मार्क्स में तो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन आया है कि मिड टर्म में उसके 99 थे और फाइनल में उसके 60 मार्क्स आए हैं, और इसी वजह से उसकी रैंक भी इतनी कम हो गई कि मिड टर्म में तो उसके सबसे हाईएस्ट थे बट फाइनल में उसके इतने कम आए। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इन स्टूडेंट के मार्क्स में कितना कितना वेरिएशन आया है, और फिर आप ये रीजन फाइंड आउट कर सकते हो कि ये वेरिएशन जो है वो क्यों आया। तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि आपके पास क्रिकेटर्स हैं, आपको टॉप 5 क्रिकेटर्स के जो है लास्ट 1 ईयर के मैचेस के रिजल्ट को कंपेयर करना है, तो वो आप किस तरीके से करोगे। तो ऐसे बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां हमें इस तरीके के मल्टीपल चार्ट्स ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद है हमारा क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होता है, सिर्फ जो हमारा एक्स एक्सिस होता है वो वाई बन जाता है और वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस बन जाता है। ये देखिए इस तरीके से जो एक्स एक्सिस वाली वैल्यूज होती थी वो अब वाई एक्सिस पे रिटर्न होती हैं और वाई एक्सिस वाली एक्स एक्सिस पे आती है, और जो ग्राफ है वो भी आपका इस तरीके से शो होता है। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट के लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो होता है हमारा बार एच। बार फंक्शन नॉर्मल बार के लिए होता था और बार एच स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल बार्स। ठीक है, to create a horizontal bar chart you need to use bar h function in place of bar function. ठीक है, also you need to give x and y axis labels carefully. इस केस में हमें x axis और y axis के labels जो है वो बहुत ध्यान से देने पड़ते हैं, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम बार फंक्शन कॉल करते थे तो भी हम क्या लिखते थे, सिटीज कोमा पॉपुलेशन लिखते थे, तो हमारी सिटीज एक्स एक्सिस पे आ जाती थी, पॉपुलेशन वाई एक्सिस पे आ जाती थी। अब जब हम बार एच के अंदर सिटीज कोमा पॉपुलेशन लिखेंगे तो सिटीज जो है वो वाई एक्सिस पे आएगी और पॉपुलेशन जो है वो एक्स एक्सिस पे आएगी। तो ये काम तो अपने आप डिफॉल्ट हो जाता है। हमें जो ध्यान रखना पड़ता है वो किसका ध्यान रखना पड़ता है, एक्स एंड वाई एक्सिस लेबल्स का। आपको पता ही है लेबल्स क्या होते हैं, जो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाते हैं। ये जो यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन लिखा आ रहा है ये हमारा लेबल है, और ये जो सिटीज लिखा आ रहा है ये भी क्या है, हमारा लेबल है। जनरली जब हम इस तरीके की स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट हो रहा है, सिटीज, और वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट हो रहा है,
पॉपुलेशन। तो हम यहाँ पे लेबल भी क्या दे देते हैं, एक्स लेबल सिटीज, वाई लेबल पॉपुलेशन। बट उस टाइम ये हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि फंक्शन बारएच है तो ये सिटीज जो है वो, ये जो फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है ये हमारा वाई एक्सिस पे आएगा, तो इस बार हमें वाई लेबल क्या देना पड़ेगा, सिटीज, और एक्स लेबल क्या देना पड़ेगा, पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आपको सिर्फ लेबल्स का ध्यान रखना है और किसी चीज की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बाकी सब जो है वो पाइथन अपने आप हैंडल कर लेता है। मैं आपको एक बार ये करके भी दिखा देती हूँ। मान लीजिए यही सेम ग्राफ जो है वो हमें हॉरिजॉन्टली करना है, इसकी बजाय हम ये सिंगल ग्राफ ले लेते हैं फिलहाल मल्टी ग्राफ की जगह हमें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल समझने के लिए एक ही काफी है। पहले मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये इस तरीके से जो है वो रन हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है उस पे क्या आ रही है, स्टूडेंट्स की रैंक आ रही है, तो ठीक है यहाँ पे हम दे देते हैं pl डॉट एक्स लेबल रैंक, स्टूडेंट रैंक हम लिख देते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या आ रहे हैं, उनके मिड टर्म के मार्क्स आ रहे हैं, तो pl डॉट वाई लेबल, और यहाँ पे क्या आएंगे, वाई एक्सिस पे मार्क्स। अब जब आप इसे रन करेंगे तो ये देखिए इस बार आपको लेबल्स भी मिले कि एक्स एक्सिस पे स्टूडेंट रैंक है, वाई एक्सिस पे क्या है, मार्क्स है, ठीक है। अब हम अगर इसे हॉरिजॉन्टली प्रिंट करवाते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना है, फंक्शन का नाम क्या कर देना है, बारएच। इस केस में आपका ग्राफ जो है वो कैसा प्रिंट होगा, हॉरिजॉन्टल प्रिंट होगा। बट फर्क क्या होगा, इस बार जो ये एक्स एक्सिस वाली वैल्यू है ये वाई पे आएंगी और वाई एक्सिस वाली जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पे आएंगी। इसे रन करके देखिए, बारएच गॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्ग्यूमेंट विड्थ। आर्ग्यूमेंट विड्थ के लिए फिलहाल के लिए हम विड्थ यहां से हटा देते हैं एक बार। अब इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राफ जो है वो प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर आप ये देखिए, हमने जब इसे प्रिंट किया, यहाँ पे हम जनरली क्या फॉलो करते हैं, पहले वाली वैल्यू एक्स एक्सिस होती है, दूसरे वाली वाई, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमने लेबल ठीक दे रखे हैं कि एक्स लेबल स्टूडेंट रैंक और वाई लेबल मार्क्स। बट अब क्योंकि हमने ग्राफ हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है तो हमारे मार्क्स आप देख सकते हैं कहाँ पे आ रहे हैं, ये देखिए मार्क्स हमारे एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं और रैंक हमारी वाई एक्सिस पे आ रही है, यानी कि ये लेबल्स जो यहाँ डिस्प्ले हो रहे थे ये गलत हो गए। हमें लेबल्स क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ेंगे। हमारा एक्स लेबल अब क्या बन गया है, मार्क्स बन गया है, और वाई लेबल क्या बन गया है, स्टूडेंट रैंक बन गया है। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए अब ये सही आ रहा है कि यहाँ पे हमारे मार्क्स डिस्प्ले हो रहे हैं और यहाँ पे हमारी स्टूडेंट रैंक डिस्प्ले हो रही है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें एक्स लेबल और वाई लेबल का ही ध्यान रखना पड़ता है और बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेम रहती हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे हमारे। नेक्स्ट है कस्टमाइजिंग द प्लॉट, कि अभी तक हमने ग्राफ्स जो है वो ड्रॉ करने सीखे, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट, बार चार्ट हमने ड्रॉ किया। अब हमने देखना है कि हम उनकी कस्टमाइजेशन कैसे कर सकते हैं। Till now you have learned to create line chart, bar chart and pie chart. पाई चार्ट हमने नहीं किया है क्योंकि हमारी बुक में पाई चार्ट नहीं गिवन था, लेकिन पाई चार्ट हमारे सिलेबस में है तो इसलिए मैं पाई चार्ट आपको करवाऊंगी, लेकिन वो हम इस चैप्टर के एंड में करेंगे। अभी हम जैसे बुक में सीक्वेंस चलती आ रही है हम उसी सीक्वेंस में करेंगे। बुक में यहाँ पे पाई चार्ट शो हमें नहीं किया गया था, वो मैं आपको खुद से करवा दूंगी, ठीक है। But here let me ask you a question. Are you satisfied with the outcome or the plots that you have created using plot bar और pie function? कि हमने अभी तक चार्ट्स को ड्रॉ करना तो सीख लिया, लेकिन क्या हम उनसे सेटिस्फाइड हैं? क्योंकि हमने जो ग्राफ्स ड्रॉ किए दे डू नॉट शो एनी डिटेल्स लाइक व्हाट अ चार्ट इज शोइंग। जनरली हम चार्ट के ऊपर टाइटल देते हैं कि वो चार्ट हमें किस बारे में बताता है, लेकिन हमने अभी तक किसी चार्ट में टाइटल नहीं दिया। इसके अलावा हर चार्ट में लीजेंड्स होते हैं। इवन आप जो मैप्स देखते हो, मैप में भी हमारे लीजेंड्स होते हैं। लीजेंड्स क्या होते हैं, जैसे अगर आपने एक ही ग्राफ में 2 लाइन चार्ट ड्रॉ किए थे, दोनों को अलग अलग कलर दिया था, तो आपको पता ही नहीं चल रहा था कि कौन सा कलर किसके लिए है। तो लीजेंड क्या स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सा कलर जो है वो क्या चीज
शो कर रहा होता है वो हमारे लीजेंस होते हैं। इसके अलावा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की भी डिटेल्स हमने नहीं दी कि हमें अगर एक्स एक्सिस के लिए लिमिट सेट करनी है कि एक्स एक्सिस पे जो नीचे पॉइंट्स आए वो किस लिमिट से किस लिमिट तक आने चाहिए, या वाई एक्सिस पे या फिर जो उन पे टिक्स आते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए, हमने कोई डिटेल जो है वो शो नहीं की। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ इन फंक्शन से सेटिस्फाइड होना थोड़ा सा मुश्किल है। एज मेंशन्ड अर्लियर, डाटा विजुअलाइजेशन नीड डिमांड्स मच मोर फ्रॉम अ ग्राफ। डाटा विजुअलाइजेशन में हमें ग्राफ से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। द ग्राफ और प्लॉट शुड हैव अ प्रॉपर टाइटल, उसका एक प्रॉपर टाइटल होना चाहिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लिमिट्स डिफाइंड होनी चाहिए, उनके लेबल्स जो हैं वो होने चाहिए। लेबल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लेबल्स कैसे देते हैं। लीजेंड्स जो है वो प्रॉपरली डिफाइंड होने चाहिए। ऑल दिस मेक अंडरस्टैंडिंग द प्लॉट एंड टेकिंग द डिसीजन इजियर, और ये सारी चीजें जो है वो प्लॉट ग्राफ को समझना आसान बना देती हैं और हमारे लिए डिसीजन लेना भी इजी हो जाता है। In the following lines, we are covering how can you customize your plot, but before that you must know what all makes a plot and what all you can customize. That is anatomy of a chart. अब यहाँ पे हम इन सारी चीजों को देखेंगे कि हम इन सब चीजों को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक ग्राफ में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए और हम उन सब चीजों को क्या कहते हैं, एनाटॉमी ऑफ अ चार्ट। की एक चार्ट में कौन कौन सी टर्म डिफाइंड होती चाहिए, वो सारी हमारी किस में कवर होती हैं, एनाटॉमी में कवर होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एनाटॉमी ऑफ अ चार्ट। ठीक है, एनी ग्राफ और चार्ट that you create using matplotlib's pyplot interface is created as per a specific structure of a plot, or shall we say a specific anatomy। कि जब भी हम मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट्स इंटरफेस को यूज करके कोई भी ग्राफ या चार्ट ड्रॉ करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी एनाटॉमी के अकॉर्डिंग जो है ड्रॉ होता है। As anatomy generally refers to the study of bodily structures or part of something, here we shall discuss various parts of a plot that you can create using pyplot। Generally anatomy का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर के पार्ट्स को डिस्कस करना। तो इसीलिए हम यहाँ क्या डिस्कस करने चाह रहे हैं कि एक प्लॉट के, एक ग्राफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं जो कि पाइप्लॉट को यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं पाइप्लॉट चार्ट्स हैव हायरार्किकल स्ट्रक्चर, और इन सिंपल वर्ड्स दे आर एक्चुअली लाइक कंटेनर्स containing multiple items, things inside it। Look at the figure given below carefully and then go through the terms given below it, describe it। अब ये क्या कह रहा है कि पाइप्लॉट चार्ट जो होते हैं वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। हायरार्किकल वर्ड इसने क्यों यूज किया, क्योंकि हमारे पास एक मेन प्लॉट होता है, एक डायग्राम होता है, और उसी डायग्राम के अंदर जो है वो सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। वो प्लॉट, वो ग्राफ जो है एक कंटेनर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ग्राफ्स में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो होती है वो होता है हमारे ग्राफ का टाइटल, कि हमारे ग्राफ जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ग्राफ में हमने क्या चीज शो की है, ये हमें किसकी हेल्प से पता चलता है, टाइटल की हेल्प से पता चलता है। और हर ग्राफ के लिए टाइटल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, दूसरी चीज, हमारे ग्राफ में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे जो भी हम स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं एक्स लेबल, और वाई एक्सिस पे हम जो भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं वाई लेबल। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमें जो भी देना होता है वो हम एक्स लेबल मेथड की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं, और वाई एक्सिस पे हमें जो भी रिप्रेजेंट करना होता है उसे हम वाई लेबल फंक्शन की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स होते हैं। सबसे पहली चीज तो कि एक्स एक्सिस की लिमिट्स क्या होती हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे देखिए मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारी 7। तो इन्हें हम बोलते हैं लिमिट्स, यानी कि एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या होगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होगी एक ग्राफ पे, इन्हें हम लिमिट्स कहते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए भी जो वाई एक्सिस की मिनिमम वैल्यू होती है वो उसकी मिनिमम लिमिट होती है, और जो वाई एक्सिस की मैक्सिमम वैल्यू है
वो उसकी मैक्सिमम लिमिट होती है। और जो हमारी वैल्यूज इन लिमिट्स के बीच में लाई करती हैं सिर्फ वही हमारे ग्राफ पे डिस्प्ले हो सकती हैं। इसके अलावा जो थर्ड चीज होती है एक्सिस के बारे में, वो होती है टिक्स। टिक्स क्या होती हैं? ये जितने पॉइंट्स यहाँ हैं, जैसे 0, 1, उसके बाद ये 2 ड्रॉ हुआ, 3 ड्रॉ हुआ, 4, 5, 6, ये सब क्या है? टिक्स हैं। जो एक्स एक्सिस पे टिक्स ड्रॉ होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्स टिक्स, और जो वाई एक्सिस पे ये टिक्स होते हैं, जैसे ये 0.5 है, 0.0 है, इन्हें हम बोलते हैं वाई टिक्स। ठीक है, तो एक्स टिक्स और वाई टिक्स अभी तक हमने किसी भी ग्राफ में डिसाइड नहीं किए। पाइथन ऑटोमेटिकली जो है एक्स टिक्स, वाई टिक्स और मिनिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट सब खुद से ही सेलेक्ट कर लेता था। बट हमारे पास ऐसे फीचर्स होते हैं कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की लिमिट भी सेट कर सकते हैं, और ये टिक्स की वैल्यूज भी हम सेट कर सकते हैं कि वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद जब ग्राफ ड्रॉ होता है तो ग्राफ पे ये जो डाटा पॉइंट्स रिप्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, इन्हें हम क्या बोलते हैं? मार्कर्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। ये हमारे डाटा पॉइंट्स कह सकते हो, आप इन्हें मार्कर्स कह सकते हो। इसके अलावा जो ये यहाँ पे जो शो होता है, आपने ये मैप्स में भी देखा होगा और ग्राफ्स में भी देखा होगा, ये हमारा क्या होता है? लीजेंड। लीजेंड का मतलब क्या होता है? जब एक ही प्लॉट के अंदर कई सारे ग्राफ्स हमने ड्रॉ किए होते हैं तो हर ग्राफ को अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कौन सा कलर क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें पता चलता है लीजेंड की हेल्प से। अब यहाँ पे देख के हमें पता चल रहा है कि रेड कलर जो है वो F2 रेंज के लिए है और ब्लू कलर जो है वो F1 रेंज के लिए। तो ये ब्लू या ये ब्लैक जो भी कलर है ये हमारा F1 रेंज हो गई, और ये रेड कलर जो है ये हमारी F2 रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसलिए लीजेंड्स जो है वो जरूरी होते हैं ताकि हम यहाँ से देख के ही पता कर सके कि इसमें से कौन सा चार्ट जो है वो क्या चीज शो कर रहा है। ठीक है, अब उसने इन्हीं टर्म्स को यहाँ पे थ्योरेटिकली बताया हुआ है, जो मैंने अभी आपको डायग्राम से ही बता दी। पहला है फिगर। पाइप्लॉट बाय डिफॉल्ट प्लॉट एवरी चार्ट इनटू एन एरिया कॉल्ड फिगर। ये जो पूरा ग्राफ है हमारा, ये किसके अंदर रिप्रेजेंट होता है? एक फिगर के अंदर रिप्रेजेंट होता है। अ फिगर कंटेन अदर एलिमेंट्स ऑफ द प्लॉट इन इट, और बाकी ग्राफ के हमारे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो उसी फिगर के अंडर जो है वो कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे एक्सिस। The axis define the area, mostly rectangular in shape for simple plots on which actual plot will appear। तो एक्सिस हमारा वो एरिया डिफाइन करते हैं जहां पे हमारा एक्चुअल ग्राफ या एक्चुअल चार्ट जो है वो अपीयर होता है, शो होता है। एक्सिस हैव प्रॉपर्टीज लाइक लेबल, लिमिट्स एंड टिक मार्क्स ऑन देम। एक्सिस की जो है हमारी 3 प्रॉपर्टीज होती है, मैंने तीनों अभी आपको बताई कि एक्सिस पे जो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होगी उसे हम कहते हैं लेबल, उसकी जो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट होगी उन्हें हम लिमिट्स कहते हैं, और उस पे जो टिक मार्क्स ड्रॉ होंगे वो क्या कहलाते हैं? हमारे टिक मार्क्स। इन्हें भी डिफाइन किए। देयर आर 2 एक्सिस इन अ प्लॉट। हमारे पास, हम 2D फिगर्स बना रहे हैं तो उनमें हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी बोलते हैं, और सेकंड होता है हमारा वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। एक्सिस लेबल्स क्या होते हैं? इट डिफाइन द नेम फॉर एन एक्सिस, कि जब भी हम अपने एक्सिस पे कोई भी नेम, कोई भी स्ट्रिंग शो करते हैं तो वो क्या होता है? हमारा एक्सिस लेबल। इट इज इंडिविजुअली डिफाइंड फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए अलग अलग लेबल्स जो है वो डिफाइन करते हैं। सेकंड हमारा होता है लिमिट्स। लिमिट्स के केस में दीज डिफाइन द रेंजेस ऑफ वैल्यूज एंड नंबर ऑफ वैल्यूज मार्क्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लिमिट्स जो है वो दोनों ही एक्सिस के लिए मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करती हैं कि किस रेंज के अंदर हमें अपने ग्राफ पे जो है वो वैल्यूज ड्रॉ करनी है। सिमिलरली टिक मार्क्स जो है वो क्या डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से इंडिविजुअल पॉइंट जो है वो हमारे एक्सिस पे मार्क होंगे। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए ये प्रॉपर्टीज अलग अलग डिफाइन करते हैं। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस मेथड की हेल्प से हम कैसे इन्हें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइटल। टाइटल मैंने आपको बताया कि टाइटल जो है वो सबसे मेन होता है, वो हमें बताता है कि हमारा ग्राफ जो है वो किस बारे में है, वो क्या शो कर रहा है। इट अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ द प्लॉट। इट डिफाइंस व्हाट द चार्ट इज अबाउट। नेक्स्ट है लीजेंड्स। लीजेंड्स जो होते हैं, दीज आर द डिफरेंट कलर्स दैट आइडेंटिफाई डिफरेंट सेट ऑफ डाटा प्लॉटेड ऑन द प्लॉट। कि अलग कौन सा कलर जो है वो कौन से प्लॉट के लिए है, ये हमें कौन बताता है? लीजेंड्स बताते हैं। लीजेंड्स आर शोन इन अ कॉर्नर ऑफ द प्लॉट।
हमारे ग्राफ के 4 कॉर्नर्स होते हैं, हम चारों में से किसी भी कॉर्नर में जो है वो लीजेंड्स प्लॉट कर सकते हैं। Now that you know what components a plot can have, let us learn how you can customize these and create informative user-friendly chart using PyPlot. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारे ग्राफ में कौन-कौन सी टर्म्स होती हैं। अब इन टर्म्स में से अभी तक हमने सिर्फ एक ही फीचर पढ़ा था, एक्स लेबल वाला, कि हम एक्स लेबल और वाई लेबल कैसे डिफाइन करते हैं। ना हमने टाइटल पढ़ा, ना लेजेंड्स, टिक मार्क्स, लिमिट्स, ये सब हमने कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो क्योंकि अब हमने इन सब की इंफॉर्मेशन, इन सब की नॉलेज हो गई है, तो अब हम ये देखेंगे कि हम इन्हें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे हम एक यूजर फ्रेंडली चार्ट जो है वो बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एडिंग अ टाइटल। सबसे पहले कि टाइटल को कैसे हम ऐड करते हैं। टू ऐड अ टाइटल टू योर प्लॉट यू नीड टू कॉल फंक्शन टाइटल। अपने ग्राफ में टाइटल ऐड करने के लिए हमें एक फंक्शन कॉल करना होता है और उसका नाम क्या होता है, टाइटल। हम जितने भी फंक्शंस पढ़ रहे हैं वो फंक्शंस सारे बहुत सिमिलर हैं, नाम से ही हमें याद हो जाता है कि वो फंक्शन जो है क्या काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमें ग्राफ में टाइटल ऐड करना था, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, टाइटल फंक्शन। बिफोर यू शो योर प्लॉट, हमें अपने प्लॉट को शो करने से पहले जो है टाइटल को शो करना चाहिए। उसके लिए सिंटेक्स क्या होता है, अगेन ये लाइब्रेरी नेम पे कॉल होता है। तो लाइब्रेरी का नाम दैट इज matplotlib.pyplot, और अगर आपने कोई एलियास क्रिएट कर रखा है तो वो एलियास आप यहाँ यूज कर सकते हैं। डॉट फंक्शन का नाम क्या है हमारा, टाइटल, और राउंड ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे, वो स्ट्रिंग जो हमें टाइटल की जगह रखनी है। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ हमने लिखा plt.title अ बार चार्ट, यानी कि हमारा जो ग्राफ है उसका टाइटल क्या बन जाए, अ बार चार्ट। हमने एक्स लेबल, वाई लेबल के बारे में भी पढ़ा था, उन्हें भी हम पीएलटी पे ही कॉल करते थे, और टाइटल फंक्शन जो है वो भी किस पे कॉल होगा, पीएलटी पे कॉल होगा। आप चाहें तो इसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। ये हमारा ग्राफ था, हम इसे हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल ही ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से ये बार एच की जगह हम सिंपल बार फंक्शन कर लेते हैं। ये लेबल्स हम उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। एक्स लेबल पे आएंगे हमारे स्टूडेंट रैंक और वाई लेबल पे आएगी हमारी मार्क्स। ठीक है, अब हम एक बार इसे पहले रन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा वर्टिकल ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया। अब हमें इसमें टाइटल ऐड करना है, तो टाइटल के लिए हम कमांड क्या दे देंगे, pl.title, और ब्रैकेट में जो भी हमें इस ग्राफ की हेडिंग देनी है। अब हमारा ये ग्राफ किस बारे में है, स्टूडेंट के मार्क्स के बारे में है, तो मार्क्स ऑफ रैंक होल्डर्स। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग क्या दे देंगे, मार्क्स ऑफ रैंक होल्डर्स। तो सेव करके इसे रन करवा, आप एक बार रन करने से पहले आप चेक कर लीजिए। देखिए फिलहाल इस ग्राफ पे यहाँ पे हमारा कोई भी टाइटल शो नहीं हो रहा, लेकिन अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा टाइटल जो है वो शो होगा। अब हम इसे स्क्रॉल अप करके देखते हैं। ये देखिए, इस ग्राफ में हमारा टाइटल जो है वो शो हो रहा है। इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे हेडिंग जो है, टाइटल जो है वो शो हो रहा है कि मार्क्स जो है वो कितने हैं हमारे रैंक होल्डर्स के। हमारा ग्राफ हमें इस बारे में बता रहा है, तो वो चीज हमें यहाँ से पता चल रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। This example will add a title string a bar chart to your plot at the top outside the axis area। जो हमारे एक्सिस होते हैं उससे बाहर ये डिस्प्ले होता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे हमारे जो ये एक्सिस थे, एक्सिस की लिमिट से बाहर ये जो चीज है वो डिस्प्ले हुई है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए, सेम इसी चीज के लिए उन्होंने एक और एग्जाम्पल आपको शो किया है। एक हमने एक्स एक्सिस के लिए हमने एक एरे क्रिएट किया जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 0 1 2 3। वाई एक्सिस के लिए हमने एक लिस्ट ले ली जिसमें ये 4 वैल्यूज हैं। अब उसके लिए हमने बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया, और इस बार ग्राफ का टाइटल हमने क्या दे दिया, plt.title अ सिंपल बार चार्ट। कि ये एग्जाम्पल जो है वो सिंपल बार चार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो ये देखिए, यहाँ पर ये टाइटल जो है वो डिस्प्ले हो गया, और ये टाइटल जो है वो दोनों एक्सिस की रेंज से बाहर होता है। You can use title function for all type of plot। चाहे हम लाइन चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, स्कैटर चार्ट, बार ग्राफ, पाई चार्ट, या फिर आगे हम हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, बॉक्स प्लॉट, हम टाइटल फंक्शन जो है वो किसी भी ग्राफ, किसी भी चार्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेटिंग्स
एक्स एंड वाई लेबल्स, लिमिट्स एंड टिक्स। अब हम हमारे एक्सेस की तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि उसके लेबल्स कैसे सेट होते हैं, लिमिट्स कैसे सेट होती हैं और उसके टिक मार्क जो हैं वो कैसे सेट होते हैं। पर ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आई थिंक आज की वीडियो काफी लेंथी हो गई है। तो पहले आप एक बार इस पार्ट को रिवाइज कीजिए, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम जितनी भी हमारी रिमेनिंग एनाटॉमीज हैं हम वो डिस्कस करेंगे और पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप इतने पार्ट को रिवाइज कीजिए और आपके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स आप कमेंट करके पूछिए। टिल देन बाय बाय।